अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी अमेरिकन ने एलन मस्क को, बिल गेट्स को, जेफ बेजोस को या किसी भी अमेरिकन बिलियनर के बारे में बात की हो कि ये गलत कर रहे हैं, फलान कर रहा है, ढुंका कर रहा है। इसी तरह कभी जर्मन किसी ने नहीं अपने मर्सिडीज़ को, बीएमडब्ल्यू को, सीमेंस, इनकी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी बात की हो। यही जापानी नहीं करते कभी, यही कोरियन नहीं करते, यही डच नहीं करते, कोई नहीं करता। ये भारत है जिसमें अदानी, अंबानी, इन लोगों को टारगेट किया जाता है कि ये अपना भारत में लूटमार कर रहे हैं। और इनको टारगेट करने वाले भी एक इकोसिस्टम है ना, जो एक इकोसिस्टम जिसका पार्ट भारत में, एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है ना, जिसका एक पार्ट भारत में ये रोल अदा करता है, जिसमें प्रशांत भूषण है, कौन है वो, और एक ये राणा है, अरफा है, ये सब उस इकोसिस्टम का पार्ट है जो ऐसी चीज़ों को टारगेट करते हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाए, भारत में डिविजन्स पैदा करे, भारत में मामलात ख़राब करे। वो हमेशा ऐसी चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और उछल उछल के आते हैं फिर। तो ये है कि ये एक सिस्टम है जो बोल रहा है ना, इससे अदानी साहब को कोई फ़र्क पड़ना है, ना अंबानी साहब को कोई फ़र्क पड़ना है। आफ्टर ऑल भारत में एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं, भारत में डेवलपमेंट ला रहे हैं ना भाई। उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि उनको बड़े बड़े ठेके मिल जाते हैं। अब इजराइल में हाइफा पोर्ट है। इजराइल तो अपना फ़ायदा देख के जिसको भी देगा तो देगा ना, तो दिया ना, यही चीज़ है। तो देखें, मोदी जी के खिलाफ बीबीसी पर एक डॉक्यूमेंट्रियों का सिलसिला चल पड़े। कभी आपको नज़र आएगा कि चाइना की हुआई कंपनी है, उसको चैलेंज कर रहा है अदानी ग्रुप, तो फिर वो उनको टारगेट करेंगे। ये सब एक सिस्टम का हिस्सा है। बीबीसी ने जब मोदी जी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस पर मुझे बड़ी खुशी हुई भारतीयों का रिएक्शन देख के। देखें, आप में से वो लोग जो शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपको याद होगा कि आज से 3-4 साल पहले मैं वीडियोस में एक ही बात कहता था कि मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इंडियन प्रोटेस्ट नहीं करते किसी चीज़ पे। देखें, चीखना चिल्लाना पड़ता है इस दुनिया में। ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड लेके पूरी दुनिया में उछलते हैं ना, तो इसका इनको फ़ायदा होता है। निकलते नहीं थे भारतीय। अब कम से कम पिछले 1 साल में मैं देख रहा हूँ इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडियंस निकल के आ रहे हैं। अब बीबीसी पे जो प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट में मेरा कोई भी किरदार नहीं था, इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यानी उसको ऑर्गेनाइज करने में उसकी सारी ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ लोगों ने की, इंडियन लोगों ने की। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। बड़ी मेहनत करके इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया और यूके में एक साथ 4-5 शहरों में हुआ। मैनचेस्टर में हुआ, बर्मिंघम में हुआ, ग्लासगो में हुआ, लंदन में हुआ, और सब जगह हुआ। लोग आए। यहाँ लंदन में 300 के करीब लोग थे। 300 इंडियन निकालना यार, इस मिरेकल। और ये प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और उसका रिज़ल्ट आया। और देखें, ये अभी स्वीडन में जो कुरान जलाया गया था, उस पर बड़ा हंगामा मचाया, तो उस पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं मौलवी लोग। अब आप ये बताएं कि इनको स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड के झंडे का ही नहीं फ़र्क पता। वो स्विट्ज़रलैंड का झंडा जला रहे हैं, अमेरिका का झंडा जला रहे हैं। ना स्विट्ज़रलैंड में कोई ऐसे इस्लामोफोबिक चीज़ हुई, ना अमेरिका में हुई। स्वीडन में कुरान जलाया गया। अब मसला ये है कि आपको ये भी तो देखना होगा ना कि भाई आप उस स्टेज पे चीज़ों को लेके आते हो कि मजबूरन कुछ लोग फिर अपने गुस्से का इजहार कुरान जला के करते हैं। आपकी हरकतें हैं ना भाई। मैंने कई वीडियोस में बताया ना, यहाँ पे जितना क्राइम है, सेक्स ग्रूमिंग गैंग है, रेप है, डकैतियाँ हैं, फ्रॉड है, सब आपका मुसलमान करता है।
और फिर मुसलमान कहता है हमने हर चीज़ कुरान से सीखी है, तो फिर गुस्सा कुरान पर निकलेगा ना भाई। और ये भी देखे ना, कुरान में कहा गया है कि सूरज को हमने दुनिया के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं हम, ये अल्लाह कह रहे हैं, ठीक है ना, कि सूरज को दुनिया के इर्द गिर्द घुमा। ये गलत साबित हो चुका है ना साइंस से, तो इसका मतलब कुरान की एक आयत गलत साबित हुई है। और इससे फिर सोचने वालों के लिए और लंबी चढ़ी के और पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और भी कई चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि स्लेवरी को अल्लाह ने बैन नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया? मुझे ये आज तक सवाल समझ में नहीं आया कि हम कहते हैं कि अल्लाह ने सारे इंसानों को बनाया, तो जब सारे इंसानों को अल्लाह ने बनाया तो फिर अल्लाह ये कैसे कह सकता है कि जो मेरे को नहीं मानता वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम की आग में जलेगा? क्रिएटर कभी ऐसा कह सकता है? एक मिसाल है, मेरे बच्चे हैं, मैं क्या चाहूँगा कि इनको, अब वो मेरे नाफरमा बरदार भी हैं, मेरी बात नहीं मानते, ओबेडिएंट नहीं है चले, तो भी क्या एज ए पेरेंट मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उनको आग में जलाऊं? तो एक क्रिएटर जिसको हम कहते हैं कि रहीम और करीम है, उससे बड़ा रहम दिल, उससे बड़ा काइंड दुनिया में कोई नहीं है। तो वो फिर ऐसी चीज़ें कई आ जाती हैं। लेकिन यही चीज़ आप जब कंपेयर करते हैं हिंदुइज्म से, तो ऋग्वेदा 10.149.1 के सूरज को जमीन के साथ हमने बांध दिया है, और सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब इस बंधन में मौजूद हैं, और ये एक दूसरे के अट्रैक्शन से सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये सूरज के इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे एक ट्रेनर के चारों तरफ उसके घोड़े घूम रहे होते हैं। क्लियर कह रहा है ना कि सूरज नहीं हिल रहा, सूरज अपनी जगह खड़ा है, प्लैनेट्स और ज़मीन और ये इसके। और ऋग्वेदा हज़ारों साल पुरानी है, कुरान तो अभी 1400 साल पुराना है। ऐसी कई चीज़ें आपको मिलेंगी जिससे कि फिर इख्तिलाफ पैदा होता है। अब जैसे ये है, हम कहते हैं कि ये एक मुसलमान के भाई कुरान में कभी भी एक लफ्ज़ इधर उधर नहीं हो सकता। ये शुरू के दौर का कुरान है जो उज़्बेकिस्तान में महफूज है, म्यूज़ियम में। ओल्डेस्ट कुरान है ये, जो 8वीं सेंचुरी का है, यानी नया नया इस्लाम आया था। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इस कुरान में लिखी हुई चीज़ें कोई पढ़ नहीं सकता। सऊदी अरब के अरब भी नहीं पढ़ सकते, पुराने पुराने अरब स्कॉलर्स नहीं पढ़ सकते। चेंज हो गई ये ज़बान। और ये आज जो दौर आपको कुरान नज़र आ रहा है, ये कहते हैं कभी तब्दील नहीं हुआ। ज़बरदस्त तब्दीलियाँ हैं कुरान में। देखें, अरबिक ज़बान भी है ना, आपको हर अरब मुल्क में अलग अलग डायलेक्ट मिलेगा इसको, जिसमें सबसे करेक्ट ये कहते हैं सऊदी अरब की ज़बान है। लेकिन जिसको, जैसे मुझे अरबिक आती है, लेकिन कुरान की अरबिक उस अरबिक से फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब कुरान आया था तो उसमें एराब नहीं थे। एराब इज़ वोवल। जैसे हिंदी में भी होता है ना कि नीचे यूँ लगा दिया तो ऊ की आवाज़ बनती है, ऊपर यूँ लगा दिया तो आ की आवाज़ बनती है, ए की आवाज़ बनती है। ऐसे वोवल कुरान में नहीं थे वोवल। और ये वोवल हज्जाज बिन यूसुफ लाया है, जो बनु उमैया सल्तनत का जालिम और जाबिर आदमी था, जिसने काबा पे हमला किया था और काबा को तोड़ दिया था पूरा। हज्जाज बिन यूसुफ, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध में भेजा था, तारिक बिन ज़ियाद को स्पेन में भेजा था, उतैबा बिन मुस्लिम को सेंट्रल एशिया भेजा था फतह करने के लिए। वन ऑफ द जालिम तरीन इंसान ऑफ हिस्ट्री, उसने कुरान पे ये वोवेल लगाए। और वोवेल लगाने से एक आम आदमी भी समझ सकता है। आप हिंदी के वोवेल हटा दें सारे, अब आप उस वोवेल को फिर बाद में आपको एक किताब दी जाए कि इसमें से वोवेल हट गए, अब आप अपनी मर्जी से वोवेल लगाओ। कई जगहों पे का, की, कू नाम मतलब बदल जाते हैं ना चीज़ों के। तो कुरान में बाद में चीज़ें आई, और असल कुरान तो किसी के पास है ही नहीं भाई, सीधी सी बात है। जब प्रॉफिट मोहम्मद गुजर गए तो उस वक्त कुरान जमा किए गए, सबके पास अलग अलग थे। अब आप खुद सोचें कि प्रॉफिट की ज़िंदगी में जब सबके पास अलग अलग थे
तो आप सोचें कि कैसे कुरान करेक्ट होगा। फिर वो बाद में वो एक किया गया और हज़रत अली को कहा गया कि आप अपना कुरान ख़त्म कर दें और आप अपना कुरान ख़त्म कर दें, और इस तरह करके। तो ये चीज़ें बाद में एम्पायर बनाने के लिए, कॉलोनाइजेशन के लिए, इनको प्रॉफिट तो थे नहीं, तो अब उनको एक मरकज़ चाहिए था, वो कुरान बनाया था। तो अजीज़ दोस्तों, मुसलमान कहता है कि हमने हर चीज़ कुरान से सीखी, और इसके अलावा इख्तलाफात। अब जैसे ये प्रॉफिट की हदीस है कि ए औरतों, तुम सदका क्या करो, चैरिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि मैंने दोज़ख में, जहन्नम में तुम लोगों की बहुत तादाद देखी, यानी तुम लोग बहुत ज़्यादा जहन्नम में हो। एक औरत ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि तुम बहुत लान तान करती हो और अपने हस्बैंड की फर्माबरदार, ओबेडियंट नहीं हो, यानी गुलाम बन के रहो हस्बैंड की। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि इख्तलाफ पैदा होता है। और भी कई चीज़ें हैं अज़ीज़ दोस्तों इन इख्तलाफात की। ये हदीस के बारे में मैं बता चुका हूँ कि 200 साल बाद हदीसें कंपाइल की गई थी प्रॉफिट के जाने के बाद। 200 साल बाद किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी के उसने ये कहा, उसने कहा, खैर ये लंबी बहस है, मैं पहले इस पर कई बात कर चुका हूँ। मैं वापस आता हूँ कि हिंदू खड़े हुए, बीबीसी के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट किया ज़बरदस्त, लंदन में मुसलसल शोर लगा रहे थे, भारत माता की जय, बीबीसी शट अप, बीबीसी शट डाउन, बीबीसी फेक न्यूज़, ये वो, बड़ा ज़बरदस्त जोश था, बड़ा वलवला था, और सब अपने उसमें आए थे। और लंदन में जिसमें मैं भी मौजूद था प्रोटेस्ट में, उसमें यूथ भी थी, क्योंकि अमूमन ये होता है कि यूथ बहुत कम इंडियन निकल के आती है, लेकिन यूथ भी थी। लेकिन बर्मिंघम में 50-60 लोग जमा हुए बीबीसी के ऑफिस के सामने, तो वहाँ पे सारे बड़ी उम्र के थे, यूथ नहीं आई। और एक मेला पहुँच गया पाकिस्तानी, और उसने वहाँ पे खूब उन लोगों को, इंडियनों को गलम गलोच की, ओए बुढ़े हो, तुम्हारी यूथ किधर है, ओए मोदी बिचर है, ये है वो है, उसने खूब गालियाँ दी। अब सवाल तो उसका सही था कि यूथ कहाँ है। जब यहाँ पे पाकिस्तानियों का प्रोटेस्ट होता है तो सारी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स वगैरह पाकिस्तानी पहुँच जाते हैं। वो उस वक्त ये नहीं सोचते कि हम यूनिवर्सिटी में क्या मुंह दिखाएंगे अपने हिंदू दोस्तों को, ये वो, लेकिन हमारे हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो डरते हैं। और हमें दरअसल मसला ये है कि हमें ये जो चूरन बेचा गया है ना शुरू से बापू का, कि नॉन वायलेंस और ये और वो, उस चूरन ने हमें कहीं का नहीं रखा कि देयर इज़ नथिंग लाइक नॉन वायलेंस, दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ नॉन वायलेंस है। तो फिर अमेरिका ने क्यों नहीं पकड़ी भाई नॉन वायलेंस, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने क्यों नहीं पकड़ी भाई, रशिया ने क्यों नहीं पकड़ी, चाइना ने क्यों नहीं पकड़ी? ये सुपर पावर्स इसीलिए हैं कि ये नॉन वायलेंस पे बिलीव नहीं करते। इन्होंने पूरी दुनिया में वायलेंस का अहंकार मचाया हुआ है, लेकिन हमें शुरू से नॉन वायलेंस। अब एक आदमी पाकिस्तानी पहुंच जाता है और 50-60 इंडियन हैं, वो एक दूसरे को भी कह रहे हैं कि उसकी तरफ नहीं देखो, उसकी तरफ नहीं देखो। और ये है कि क्यों पकड़ को साले को इतना मारो। मैं कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम उसने कानून के खिलाफ आके आपको वो प्रोवोक कर रहा है ना, तो उसको जवाब दो। ये मुझे बताएं कि अगर 50-60 मुसलमान कहीं प्रोटेस्ट कर रहे होंगे तो क्यों एक हिंदू इस तरह जाके बात कर सकता है? तो हमें डर है ना, वो निकालना होगा। हम हैं जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह के डर से पूरे गांव बैठे हुए थे। ठाकुर जय और वीरू को लाता है तो उसको भी वो कहते हैं कि हम इसकी कीमत नहीं दे सकते, गब्बर को हम अपना अनाज दे सकते हैं, अपने बच्चों की जान की कीमत। हर फिल्म में आपको नजर आएगा कि गांव में अत्याचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई हीरो आके इनको सबको बचाएगा, और फिर फिल्म के एंड में आके वो सब मिलके ही विलन और उसके खानदान को मारेंगे। हर फिल्म में तकरीबन हम देखते हैं। तो क्यों हम हीरो का वेट कर रहे हैं? हम खुद क्यों हीरो नहीं बनते? ये जो समझौते का जो पार्ट है ना, हमें पढ़ाया जाता है। और मैं खुश हूँ, मेलबर्न में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ फिर संडे को,
कि सिखों और हिंदुओं को टकरा हुआ और हिंदुओं ने करारे जवाब दिए, डंडे खाए भी, डंडे मारे भी। तो जब आपकी सर्वाइवल का मसला है, जब दुनिया में आपकी तरक्की हो रही है, जब इकोसिस्टम आपके खिलाफ बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? क्यों सोनिया गांधी के बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में कभी नहीं बोला इकोसिस्टम? कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में कभी ये दुनिया का इकोसिस्टम नहीं बोला? इसलिए कि इनको पता था कि यार ये खुद ही अपनी कौम को दबा के बैठे हुए, छोड़ो ना। अब इट मीन्स कि भारत कोई करेक्ट चीज़ कर रही है, करंट सरकार जो है वो कोई करेक्ट रास्ते पे जा रही है, भारत को कहीं बहुत ही ऊपर लेके जा रही है। तो इसलिए ये इकोसिस्टम उठा हुआ है ना। तो अजीज दोस्तों देखें, ये हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इंग्लैंड का पार्लियामेंट, इसमें एक पैनल ने कॉल की है कि ऑकस में भी इंडिया और जापान को लिया जाए। ऑकस है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, 3 मुल्कों का अलायंस है। और उसमें इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ये राय दी गई है कि जापान और इंडिया को शामिल करें। दुनिया की सारी बड़ी सरकारें भारत को हर जगह आगे आगे कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? अगर भारत और गलत है, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म की सरकार मोदी जी अगर चला रहे हैं तो ये लोग नहीं करते कभी। लेकिन सरकारों की मजबूरी है कि इनको भारत की ज़रूरत है। लेकिन साथ में यही ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में सिखों को दी गई है ना इतनी आज़ादी। अगर एक मिसाल है कि भारत में नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड वालों की आज़ादी के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना के रोज़ जलसे कराए जाएं, रोज़ प्रोटेस्ट कराए जाएं अमेरिका इंग्लैंड की एम्बेसी के सामने, या ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर कुछ कालों को ला के उधर से अमेरिका के खिलाफ यहाँ पे भारत में चलाया जाता, तो फ़ौरन भारत, अमेरिका इंग्लैंड की सरकारें भारत को पकड़ती ना कि भाई साहब आप हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। यहाँ कनाडा ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम करा रहे हैं और ये सब चीज़ें। अब मेलबर्न में हुआ, लोग कह रहे हैं देखें ये सिख हैं, खालिस्तानी नहीं है, सिख कम्युनिटी खड़ी हुई है। अबे 2.5 लाख सिख हैं ऑस्ट्रेलिया में 2.5 लाख सिख हैं। इस प्रोटेस्ट में खालिस्तानियों के 250 नहीं थे सिख, 100-150 थे। तो सिख नहीं है ये पाकिस्तानी पेड, पाकिस्तानी एजेंट खालिस्तानी है। तो अजीज दोस्तों बड़ी लंबी कहानी है इसके ऊपर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारतीय जाग रहे हैं, भारतीय जाग रहे हैं। और ये इंग्लैंड वालों को सोचने का है, ये यूरोप अमेरिका को सोचने का है कि क्या वजह है। देखें असल कहानी ये है कि ये मामूली सा वाक़या है। यहाँ पे लंदन में सेंट जेम्स हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे एक टेररिस्ट बम लेके सेंट जेम्स हॉस्पिटल के अंदर तक घुस गया, ऑपरेशन वाली जगह पे। ये टेररिस्ट का नाम है मोहम्मद फारूक, 27 साल का है, लीड्स में रहता है, पाकिस्तान से आया है। इसको पकड़ लिया गया और वो टेररिज्म का वाक़या होने से बच गया। तो फिर इनको सोचना है ना कि कभी आपको हिस्ट्री में पूरी उठाकर देख लें, कोई एक हिंदू मिला है जिसने टेररिज्म की हो? कोई एक निकाल कर दिखा दे। यहाँ हफ्ते में एवरेज 2-3 हो जाते हैं पूरी दुनिया में जो मुस्लिम ख़ासतौर पे पाकिस्तानी टेररिज्म करते हैं, हफ्ते में। और पूरी हिस्ट्री में एक हिंदू नहीं मिलेगा। तो अंदर खाने इनको भी अच्छी तरह पता है कि क्या फ़र्क है हिंदुओं में और मुस्लिम में। अजीज़ दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हुई कि हिंदू जाग रहे हैं। मैं कभी ये नहीं क्लेम करता कि मैंने जगाया है, मेरी तो औकात ही नहीं है कुछ, मेरा तो इतना छोटा सा एक यूट्यूब का चैनल है। लेकिन अब जाग रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग जगा रहे हैं और बड़े बड़े नाम हैं उसमें, मैं गिनती में भी नहीं आता। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मकसद यही था कि हिंदू जागें। और जिस हिसाब से जाग रहे हैं, तो पहले 50 नहीं आते थे, आज 300-400 आना शुरू हो गए और तादाद बढ़ेगी, क्योंकि हिंदुओं को रियलाइजेशन हो रही है कि इनका देश, इनकी कल्चर, इनका धर्म
जब खतरे में होगा तो इनकी अपनी एग्जिस्टेंस भी खतरे में होगी। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। I don't know, has everyone watched that program? Yeah? Most people? Well, for those of you that haven't, I would recommend making sure you've got you've taken some tablets or something to calm you down before you watch it, because it starts off on the rights in Gujarat in 2002, where it almost sort of mentions, by the way, a train carriage carrying Hindu pilgrims caught fire and the pilgrims were burnt. Ignoring the fact that this train carriage was doused with fuel and then set light by people trying to murder people. I mean, almost ignored that fact at the start of this, and of course this has led to the riots. Then the assertion was the Chief Minister, Narendra Modi, did nothing to stop these riots. Now, they then showed several clips of Narendra Modi making speeches, going around trying to calm the situation down. He never ever encouraged the riots or tried to promote them. Far from it. He was trying to calm them down, trying to get people to, look, be calm, let's take the heat out of this, literally. We'll get the perpetrators that committed this crime, and they'll be punished. But of course the riots took place. I'm afraid, regrettably, many people were killed, and the loss of life is extremely regrettable. Then the film goes on, it continues on about the inquiry that took place and the allegations against Narendra Modi. Ignoring the fact, almost ignoring that, by the way, of course, mentioning just that the Supreme Court of India conducted a detailed report into whether Narendra Modi was involved in anything. Now, ladies and gentlemen, I think it's 451, but I may be wrong, 451 page report into this whole thing, which completely exonerated Narendra Modi from any accusations whatsoever. Swept away with all sorts of innuendo and frankly, unsubstantiated claims being made on this propaganda piece. Then the revelation. And actually, we haven't got behind this yet. The revelation that Jack Straw, as Foreign Secretary of this country, ordered the Foreign Office to conduct an inquiry into what had gone on. Now, just imagine, ladies and gentlemen, just imagine that we've got situations going on here. Supposing the Indian government insisted on an inquiry into the riots in Leicester. Yes. Yeah. Can you imagine what would happen with the British government? Outrageous! How dare you do this? Some people have forgotten that the United Kingdom is no longer a colonial power. That we are great friends with England. We are friends, not one power over another. Now, what was not revealed during that propaganda piece is that Jack Straw's constituency in Blackburn has a 36% Muslim population. Now, could this be why he might want to investigate this as Foreign Secretary? Question that then has to be asked is, did Prime Minister Tony Blair know about this? What did he know about the inquiry that Jack Straw had implemented? Was he involved? Because it then starts to get very insidious on a party political basis, rather than a search for the truth. This was not, and then of course they gave details of this report that was published. And Jack Straw on film saying we're very concerned about what's going on. Of course we're concerned. People have been killed. The riots have taken place. But that is a matter for India to deal with, for the Chief Minister and his government to deal with in Gujarat. Not for the UK government to start stamping all over it, saying, well, we want to come in and tell you what to do. Then, of course, we've had the second episode this week, which then goes on about Article 370, we've had the Citizen Act and so on. It's all partisan propaganda, which is completely unacceptable. Now, this is where you all come in. Lord Ranger, Lord Popper have certainly contacted the BBC directly. I will be raising this issue in Parliament tomorrow, but you can all complain to the BBC. You pay a licence fee. You have to pay a licence fee, otherwise you can't watch TV.
But that means that the BBC should be impartial. They should not be allowing propaganda, unsubstantiated claims being put on national TV without challenge. So, here's my challenge to you. Write to Tim Davie, objecting to this programme being put on, and saying this should not have been allowed to happen, and if you want, we can give you a template letter to actually to utilise. But what is important here is that you must not be silent. One of the complaints I always make, I'm afraid, about Hindus is that you get on with your lives, you want your children to be educated, you want to get on with your jobs, you want to live in a happy home, you're peaceful people, you don't commit crimes, but you don't complain when anything is going on that you object to. So please, you've got to be more vocal about your concerns in this respect. So my plea to you. So finally, ladies and gentlemen, great pleasure.